हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा जाते जाते इंटरव्यू पे चर्चा कर दी थी मैंने कल, ठीक है ना। और मैंने इंटरव्यू का एक सिंपल सा मतलब बताया था बेटा आपको, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, ठीक है ना। और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करी मैंने। बेटा अब मेरी तरफ देखना, सामने कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे बेटा ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट की पोस्ट वैकेंट है। आपने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करी, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में 20% रिजेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्शन टेस्ट करे बेटा 5 टाइप्स के, बेटा 20% वहाँ रिजेक्ट हो गए, ठीक है ना। 10 लोग बचे। अब आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो। इंटरव्यू में मान लो 3 लोग बेटा बहुत अच्छे थे जिनको आपने सेलेक्ट कर दिया, 7 फिर रिजेक्ट हो गए। अब 3 बचे हैं बेटा, मुझे सिलेक्शन एक का करना है। बेटा 4th हेडिंग बोलती है रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक, यही लिखा है हेडिंग। चलो नहीं भी लिखा तो सामने देख लो मेरी तरफ, जिसने नहीं भी देखा तो लिखा यही होगा। बेटा हेडिंग का नाम है रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक। बेटा आपसे पूछा जाता है आप किस किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, किससे पोस्ट ग्रेजुएट हो, कहाँ से 12th किया है, कहाँ से 10th किया है। बेटा एक इंसान मान लो बेटा जिसकी पोस्ट ग्रेजुएशन MBA हुई 2019 में, ठीक है जी, MBA हुई 2019 में, और बेटा आपके पास 2021 में जॉब करने आया, ठीक है। आपने पूछ लिया कि आप इस 2 साल के टाइम पीरियड में कहाँ थे। 2019 में आपकी MBA हुई है, तो उसने बोला कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं 2 साल फला फला ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा था। उन्होंने कहा अच्छा आप जॉब कर रहे थे इस ऑर्गेनाइजेशन में, चलो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दो, एड्रेस बता दो और एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। कई बार ना बेटा हम झूठ बोलते हैं, हम होते तो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है ना। अगर हम ये बता देंगे कि हम अनएम्प्लॉयड थे, हमने कोई अपनी नॉलेज एडिशन नहीं करी इस 2 साल में, तो कहीं ना कहीं बेटा जॉब देने से बेटा आपका नया एम्प्लॉयर भी कतराता है, ठीक है ना। आपने बेटा फेंक दी बात कि आप तो क्या थे, ऐसे मेरे एक कज़न ने किया था, फेंक दी थी बात। वो खाली था 1-1.5 साल के लिए, उसने बोल दिया कि मैं तो जॉब कर रहा था। ऐसे ही कोई प्लॉट नंबर दे दिया कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा था, फर्जी सा नाम बनाया, फर्जी सा प्लॉट नंबर दे दिया। बेटा ऑर्गेनाइजेशन आपका बैकग्राउंड चेक करा सकती है, जो भी आपने रेफरेंसेस दिए सब चेक करा सकती है। बेटा ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन वहाँ पर पहुँच गया तो खाली प्लॉट था, बना भी नहीं हुआ था, कंस्ट्रक्टेड भी नहीं था बेटा। सारे पेपर रेडी होते सोते बेटा चली गई जॉब। सब पेपर रेडी हो चुके थे तब भी पेपर फाड़ दिए गए जॉब के, ठीक है ना बेटा। इवन आपकी यूनिवर्सिटीज तक पहुंच जाती है ऑर्गेनाइजेशन। आपने बोला आपने MBA यहाँ से किया, इतना स्कोर किया बेटा, चलो जी वेरीफाई करने पहुंच गए कि आपने किया भी, आप इस बैच के स्टूडेंट भी हो और आपने इतना स्कोर भी किया है कि नहीं किया, ठीक है ना। इवन CBSE बोर्ड तक पहुँच जाती है भाई ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप 12th क्लास में किस सेशन में थे बेटा, CBSE बोर्ड में कितना स्कोर किया, सब वेरीफाई कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ये है रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक। और मैं बोलता हूँ बेटा मान लो आपने 3% के लिए, मतलब 3% ने इंटरव्यू क्लियर किया था, आपने तीनों का बेटा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया, 1% की इन्फॉर्मेशन रॉन्ग निकली। मान लो उसने बोला हुआ है कि उसको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है और उसको बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसने जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिया आपको, आपने वहाँ से वेरीफाई किया तो पता लगा सर्टिफिकेट फेक था। उस ऑर्गेनाइजेशन से कभी नहीं आपने बेटा बेसिक सीखा ही नहीं कंप्यूटर का, आपकी क्योंकि रेफरेंस गलत आ गया बेटा, आप यहीं रिजेक्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ेगी कहानी, ठीक है जी, बात ओके। चलो जी नेक्स्ट हेडिंग देखना बेटा, सिलेक्शन डिसीजन। बाबू बड़े काम की बात है, कहता है ये मैं वो बात बताऊंगा बेटा जो नोट्स और NCERT में नहीं लिखी, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा बात भी बतानी है यहाँ पर। बाबू कहता है अब आप सिलेक्शन डिसीजन लोगे और आप समझ लो बेटा जिस इंसान ने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं, जिसने बेटा इंटरव्यू क्लियर किया है और जिसकी रेफरेंसेस अप टू द मार्क है, हम उसके लिए सिलेक्शन डिसीजन लेने वाले हैं। जनरली ये बात मैं अब अपनी तरफ से बता रहा हूँ, नोट्स में भी नहीं लिखी, NCERT में भी नहीं। जनरली बेटा मुझे जितने लोगों को सेलेक्ट करना होता है मैं उससे ज़्यादा के लिए सिलेक्शन डिसीजन लेता हूँ। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। देखो 6 स्टेप में क्या लिखा है बेटा, मेडिकल एग्जामिनेशन। 6 स्टेप में लिखा है ना बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन। काम की बात सुन बाबू, होता जनरली पता है क्या है,
मान लो मेरे को एक ही पर्सन सेलेक्ट करना है और मैंने सिलेक्शन डिसीजन एक के लिए ही लिया, तो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आएगी। आपने सिलेक्शन डिसीजन एक के लिए लिया, आज की तारीख में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा आपसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगती है, जो 6 स्टेप में मांगती है, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे बेटा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए कि आप मेडिकली बड़े फिट हो। इवन बेटा मैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, आपके स्कूल्स नर्सरी में बच्चे का एडमिशन कराने आते हैं, उन्हें चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहे इट इज़ अ मेयर फॉर्मेलिटी, आप कैसे भी बनवाते हो, फर्जी बनाते हो, चेकअप नहीं कराते, चाहे एक फॉर्मेलिटी है लेकिन चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती बेटा आप ऑर्गेनाइजेशन के कैंपस में मर जाओ किसी भी वजह से, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही ब्लेम्ड होने वाली आखिरी में, तो उन्हें चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मान लो मैं अकाउंटेंट से पोस्ट चेंज कर देता हूँ, मान लो बेटा जॉब है फैक्ट्री मैनेजर की, और कई बार क्या होता है बेटा फैक्ट्री मैनेजर को हैवी मशीनरी क्या करनी पड़ती है, खोलनी पड़ती है, उस पर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बहुत वेट भी उठाना पड़ता है, ठीक है ना। और मान लो बेटा एक ही फैक्ट्री मैनेजर हमने रिक्रूट करना है, अगर मैंने सिलेक्शन डिसीजन भी एक ही बंदे के लिए लिया तो क्या प्रॉब्लम होगी? मैंने उससे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा और मान लो बेटा मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट में लिखा आ गया कि उसको हार्ट डिजीज है, अब वो वेट उठा पाएगा? अब तो होगी खत्म बात। अगर मैंने सिलेक्शन डिसीजन एक के लिए ही लिया, सबको घर भेज चुका हूं बेटा, और बाद में जब 15 दिन बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता लगा उसे हार्ट डिजीज है, तो उसकी भी रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती। अब दोबारा बेटा न्यूज़पेपर ऐड करूं, फिर शुरू हूं, तो बेटा पहले ही सुन लो, सिलेक्शन डिसीजन जब आप लेते हो ना बेटा तो कुछ ज़्यादा लोगों के लिए लेते हो, जितनों को सेलेक्ट करना होता है कुछ ज़्यादा के लिए लेते हो, बाकी को बेटा आप क्या रखते हो? स्टैंड बाय में रखते हो। स्टैंड बाय है ये, ठीक है ना। मान लो बेटा मुझे एक का सिलेक्शन करना है तो 2 को स्टैंड बाय में और रख रखा है, अगर पहले की बेटा मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट ठीक नहीं आई तो दूसरे को बुला लेंगे, दूसरे की नहीं आई तो तीसरे को बुला लेंगे, तो ऐसे करते हैं हम सिलेक्शन डिसीजन। और मैंने इसी के साथ साथ मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको समझा दिया। ओके बात, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, पहले एक काम कर लो, ये 3 हेडिंग रीड करके बताओ ओके हैं क्या? चलो जी बेटा 7th और 8th हेडिंग, 7th हेडिंग का नाम है जॉब ऑफर और 8th हेडिंग का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेटा इन दोनों हेडिंग में डिफरेंशिएशन बहुत आराम से समझना, सामने देखना मेरी तरफ। बेटा 7th हेडिंग बोलती है जॉब ऑफर और 8th हेडिंग बोलती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेटा 7th स्टेप सिर्फ और सिर्फ एक बात से रिलेट करता है, जॉब ऑफर कैसे की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देकर। एक बार लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला दैट मीन्स जॉब ऑफर हो गई। और बेटा ये चीज़ बिल्कुल अलग है, ये चीज़ बिल्कुल अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। ये मैं ऑल्दो 11th में भी क्लेरिफाई करता हूँ बेटा, किसी स्टेज पर जाकर आपको फिर भी बता रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से। सुनना बेटा, आपका बैंक में सिलेक्शन हुआ है आज। सिलेक्शन कैसे किया जाता है? आप इंटरव्यू देकर आए, रिटर्न एग्जाम देकर आए, ट्रेनिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है बाबू। अब हुआ क्या बेटा, आपके घर एक चिट्ठी आई, पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, अब तो ईमेल आती है, ठीक है ना। चिट्ठी आई, आपने बेटा चिट्ठी ओपन करी, बाबू लिखा हुआ था सब्जेक्ट में लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपका नाम लिखा हुआ है कि आपको हमने सेलेक्ट कराया अपनी कोई भी ब्रांच, लेट्स सपोज की बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है, बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच हकीकत नगर सहारनपुर के लिए हमने आपको सेलेक्ट करा है। अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप 1 अगस्त को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना वहाँ पर, बस इतना सा होता है। ऐसे किया जाता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर करने का तरीका क्या होता है? एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको दिया जाता है जिसमें आपका नाम लिखा होता है, आपकी रिपोर्टिंग डेट लिखी होती है, आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा होता है कि किस टाइम आपको रिपोर्ट करना है, किस डेट पे आपको रिपोर्ट करना है, किस जगह पे आपको रिपोर्ट करना है। अगर आप उस जगह पर उस टाइम पर बेटा रिपोर्ट कर रहे हो दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन जॉब, ठीक है ना। और अगर आप आए नहीं बेटा उस दिन वहां पर, इसका मतलब आपकी जॉब खत्म हो गई, ठीक है। मान लो बेटा आप 1 अगस्त को सुबह 10 बजे पहुंच जाते हो बैंक ऑफ बड़ौदा की हकीकत नगर ब्रांच सहारनपुर, ठीक है जी। अभी आपकी जॉब स्टार्ट नहीं हुई, ये तो बेटा आपने सहमति दे दी कि हाँ मैं जॉब करना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ सहमति दिया आपने, उन्होंने आपको जॉब ऑफर की है, आप वहाँ पहुँच चुके हो। ये सारा काम अभी तक बेटा सिर्फ जॉब ऑफर में हुआ। जैसे ही आप पहुँचे
आपने ब्रांच मैनेजर के कैबिन में जाना है, आपने बेटा दिखाना है, ये देखो सर आज से मेरी जॉब स्टार्ट है, ये मेरा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, देखो मेरा नाम लिखा गया, मेरी आईडी ये रही और रिपोर्टिंग टाइम रिपोर्टिंग डेट मेंशन है, मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ इस टाइम पर। बैंक मैनेजर ने कहा ना ठीक है, अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड ही हो और आप यहाँ पहुँच ही चुके हो, ये लो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये साइन कर दो। अब ये क्या बना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट? बेटा नौकरी करने के रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। कुछ लोग बेटा इसको एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम है इसके बेटा। बेसिकली नौकरी करने के रूल्स एंड रेगुलेशन बेटा किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30-30 पेज का होता है, 40-40 पेज का होता है, ठीक है ना। एक दो स्कूल्स के लिए मैंने भी लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना बेटा। नौकरी करने के रूल्स रेगुलेशन और बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से मॉडिफाई कराती है, लेकिन कुछ बेसिक्स की बात करता हूँ बेटा। सबसे पहली चीज क्या लिखी होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट क्या है। आप बैंक में नौकरी करोगे, आप क्या हो, आप 4th ग्रेड हो, आप बैंक क्लर्क हो बेटा, आप प्रोबेशनर ऑफिसर हो, आप क्रेडिट मैनेजर हो, लोन हेड हो, बैंक ब्रांच मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो क्या? ये कहाँ लिखा होता है बेटा? आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पहला पॉइंट लिखा होता है कि आप बेटा हो क्या। सेकेंड पॉइंट लिखा होता है बेटा आपके पे पैकेजेस, कि आपकी सैलरी कितनी डिसाइडेड है बेटा और कैसे कैसे इंक्रीमेंट होने वाला है। आपको बता देता हूँ जनरली सैलरी लिखने का तरीका क्या होता है, शायद आपने कभी सुना हो। देखी है ऐसी कभी कोई चीजें? ऐसे लिखी होती है सैलरी, क्या आपकी सैलरी ये है। चलो अब सुन लो बेटा, कई चीजें हैं जो काम की आपको सीखनी है बेटा। आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 20,000 रुपये साल से, सॉरी महीने से। 20,000 रुपये महीने से सैलरी स्टार्ट होगी और हर साल 1 साल के बाद 1,000 रुपये महीने का इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है ना। यानी कि अगले साल होगी 21, फिर होगी 22, फिर होगी 23, फिर होगी 24, फिर होगी 25। यहाँ पहुँच गए। 25 के बाद इंक्रीमेंट होने लगेगा 2,000 का, हर साल इंक्रीमेंट होगा 2,000 का, यानी कि 20 से 25 पहुँचने में 5 साल। उसके बाद बेटा फिर 5 साल बाद 35 पे, फिर बेटा पहुँच जाओगे धीरे धीरे 10 साल के बाद 65 पे, ठीक है ना। समझे ना कैसे होगा बेटा। 20,000 रुपये महीना से नौकरी स्टार्ट होगी, पहले पूरे साल 20,000 रुपये महीना मिलेंगे, फिर बेटा 21,000 रुपये महीना मिलेंगे, 1,000 का इंक्रीमेंट। 1,000 का इंक्रीमेंट तब तक लगेगा जब तक 25 पे नहीं पहुँचोगे। 1,000 रुपये महीने का इंक्रीमेंट लगा, इस पूरे साल 21 मिलेगा, फिर बेटा अगले साल फिर 1,000 का इंक्रीमेंट लगा, पूरे साल 22 मिलेगा, फिर 23, फिर 24, फिर 25। 25 के बाद इंक्रीमेंट 2 का लगेगा, 27, 29, 31, 33, 35। 35 के बाद इंक्रीमेंट 3 का लगेगा, 38, 41, 44, ऐसे करके 65 तक जाओ, ठीक है जी। ये बेटा सेकंड पॉइंट में लिखा होता है। ओके बात, बढ़े आगे बेटा। और क्या क्या लिखा हो सकता है बेटा? बैंक ब्रांच में आप कैसे कपड़े पहन कर आओगे, क्या अलाउड है आपको, फॉर्मल वियर, कैजुअल वियर। आपको बता देता हूं बेटा, अगर देखो बैंक तो मना नहीं करते, मैंने तो लोगों को जीन्स में काम करते हुए भी देखा है और आपने भी देखा होगा श्योरली, ठीक है ना बेटा। और गर्ल्स को भी जरूरी नहीं है बेटा सूट्स में काम करना है, ठीक है ना, वो भी जीन में बैठी होती हैं और कोई रेगुलेशन नहीं है बेटा, बैंक में नहीं है। यकीन मानना, अगर आप किसी MNC में होंगे ना बेटा, एंट्री नहीं कर पाओगे। उनका तो क्लियर कट नॉर्म है, उनके तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होता है फॉर्मल वियर। और कई MNC के तो रूल्स रेगुलेशन इतने खतरनाक है, वो चेक्स भी नहीं पहनने देते आपको। प्लेन शर्ट विदाउट चेक, प्लेन पैंट, लेदर बेल्ट, लेदर शूज, दैट्स इट, कुछ नहीं। इवन आज की तारीख में तो टैटू नहीं होना चाहिए। बहुत सारी MNCs तो बेटा अलाउ ही नहीं करती, बस हो गया, जिंदगी खत्म होगी, ठीक है ना। हाँ, जिसको पता हो, मेरे जैसे को पता हो, मुझे तो बचपन में ही बनवा लेना चाहिए, पहले ही हमने करनी नहीं नौकरी, ठीक है ना जी बाबू। लेकिन मैं बता रहा हूँ MNCs अलाउ नहीं करती, उनके नॉर्म्स बहुत अलग लेवल के हैं। इवन अगर बेटा आप हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हो, ये बात मैं जरूर बोलता हूँ, अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो ये बोलता है कि आपकी दाढ़ी पे बाल नहीं होना चाहिए,
क्लीन शेवन। और आपको बता देता हूँ बेटा, बहुत सारे लोग होटल मैनेजमेंट करने वाले हैं, या आपका कईयों का एम भी होगा, आप जो बैठे हुए हो सर, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है ना, आप 5 स्टार में ट्रेनिंग करते हो, 7 स्टार में या क्लब्स में या पब्स में आपकी ट्रेनिंग रहती है, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो, आप बेटा घुसते नहीं हो होटल के अंदर, बाहर आपकी चेकिंग होती है। अगर उनको लगता है ना कि आज इसने शेव नहीं करी, चल वापसी शेव करके आ, क्योंकि वो नहीं चाहते बेटा गलती से भी आपकी दाढ़ी का एक बाल किसी के खाने में आ जाए और 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल की बदनामी हो जाए आपके चक्कर। ठीक है ना। इवन बता देता हूं बेटा, जो लोग सलून्स में काम करते हैं, अगर मैं तगड़े लेवल सलून की बात करूं, जैसे कि लैक्मे की बात कर लो आप, लॉरियल, इनके सबके सलून्स हैं बेटा बड़ी सिटीज़ में। जब आप बेटा आते हो, जैसे ही आप पहुंचते हो वर्क प्लेस पे, आपका सुपरवाइजर आपके पहले नेल्स चेक करता है। अगर आपका नेल्स इतना भी बड़ा है, घर चले जाओ, क्योंकि बेटा अभी आपको क्या करना है, किसी के फेस पे मसाज करनी है, ठीक है ना, किसी की कटिंग करनी है। गलती से कोई नेल लग गया, कस्टमर तो चाट जाएगा बेटा, वो तो बदनामी कर देगा, 1 मिनट नहीं लगाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। तो भैया इतना नहीं सुन सकते आपके चक्कर में। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लेंदी हो सकता है, ठीक है ना। इवन देखो बेटा, कई चीज़ें होती हैं, मैंने खुद ने लिखा हुआ है तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता भी होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक बर्गर रूल जरूर डलवाती हैं। बर्गर रूल क्या होता है बेटा, आपने सैटरडे को स्कूल से लीव ले ली और आपने मंडे भी स्कूल से लीव ले ली, इट इज़ कंसीडर्ड एज बर्गर, आपकी संडे की भी छुट्टी मानी जाएगी, टीचर की 3 छुट्टियां काउंट होगी। अगर आप सैटरडे बाहर गए और आपने कह दिया मैं मंडे भी नहीं आ पाऊंगा, तो इसका मतलब है आप 3 दिन से स्कूल की लीव ले गए, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स हैं बेटा जो कस्टमाइज होते हैं बेटा, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लिखवाती हैं बेटा। बात ओके। इन दोनों में अंतर होता है बहुत बड़ा बेटा। यहाँ सिर्फ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट की बात है, यहाँ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात है। बड़े आगे सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया, और मैंने कहा भी था कल आपको कि 1 दिन का मुद्दा है। कल मैंने जब आधा घंटा हो गया था लगभग, तब शुरू किया था, मैंने कहा था पूरे 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा, कल इसी टाइम खत्म कर दूंगा बेटा। अब ट्रेनिंग पर मुद्दा आ गया, ठीक है ना। चैप्टर में 3 ही बड़े टॉपिक थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब बेटा अब ट्रेनिंग बता रहा हूँ, कल इसी टाइम फिनिश हो जाएगा, ठीक है जी। छोटा सा मुद्दा है, कल चैप्टर खत्म करते हैं बेटा। लो अभी आप मेरी तरफ देख रहे हो बेटा, थोड़ी सी चर्चा ट्रेनिंग पे करेंगे बेटा और फिर आगे बढ़ेंगे। बाबू ट्रेनिंग ना 2 तरीके की होती है, सब सामने देख रहे हैं बेटा, देखो समझ लो पहले चीज़ों को, फिर देख लेना। अभी मैं रीड करने का टाइम दूंगा आपको बेटा। ट्रेनिंग ना 2 तरीके की होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब मतलब जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग। ऑन द जॉब मतलब जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग बेटा। लर्निंग वाइल यू डूइंग, काम को सीखते रहो जब आप कर रहे हो एक्चुअलिटी में काम। लर्निंग वाइल यू डूइंग, इसे बोलते हैं बेटा ऑन द जॉब। बेटा एक इंसान को 2 चीजें आ गई, सीखने वाली 10 हैं। आपका एम्प्लॉयर कहता है बेटा कोई नहीं, ये 2 तू करता रहे, जैसे ही मेरे पास तीसरे का काम आएगा मैं तुझे तीसरा भी सिखा दूंगा, चौथे का काम आएगा चौथा भी सिखा दूंगा, ऐसे तू काम करता रहे। मैं सोचूं मैंने अपने ऑफिस में लोगों को ट्रेनिंग कैसे दी, मैंने ऑन द जॉब दी। उसको 2 काम आते थे, 2 काम उससे कराता था, जैसे ही कोई नया काम आता था उसे सिखाता था, ठीक है जी। वो भी सीख गया, तो 3 काम उससे कराने शुरू कर दिए, जैसे ही चौथा काम आया वो सिखाया, और करते करते बेटा 100 काम सिखा दिए उनको। ऐसी ट्रेनिंग होती है बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लर्निंग वाइल यू डूइंग, ठीक है ना बेटा। और बाबू ऑफ द जॉब क्या होती है? ऑफ द जॉब होती है बेटा पहले ट्रेनिंग, पहले काम सीख जाओ, बाद में देंगे नौकरी। बेटा ऑफ द जॉब का मतलब होता है लर्निंग बिफोर यू डूइंग, पहले बहुत अच्छे से काम को सीख लो। लर्निंग बिफोर यू डूइंग, काम सीख लो, और जब बहुत अच्छे से सीख जाओगे बेटा तब आप सेक्सुअलिटी में करा के भी देख लेंगे, ठीक है ना। आपको बता देता हूं मेरे टाइम पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग 6 होती थी और ऑफ द जॉब 4। 10 पढ़नी पड़ती थी और 10 में से कोई 3 आती थी, 2-2 नंबर में, 6 नंबर में डायरेक्ट आती थी। आपके लिए सहूलियत बहुत है भाई, बस एक
इन 6 में से 2 छोड़ दी, एक नई एंटर कर दी, यानी कि टोटल 3। बस आपके कोर्स में 4 हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा पक्का होता है इन 4 में से 3 ट्रेनिंग का पूछा जाना 6 नंबर में। बस आपके लिए क्या है बेटा, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, आपको घुमा फिर आके देता है। अब 4 में से 3 आइडेंटिफाई करनी होंगी, इतने भी माड़े दिन नहीं आए कि 3 आइडेंटिफाई नहीं होंगी, 4 में से 3 आइडेंटिफिकेशन काफ़ी आसान है इनका, ठीक है ना बेटा। तो पेपर में तैयार रहना इस टॉपिक के लिए, मुझे लगता है पेपर का पार्ट होना चाहिए, ठीक है जी। चलो अब सुनना बेटा, पहले ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करेंगे। एक ही है हमारे कोर्स में, ट्रेनिंग का नाम है वेस्टिब्यूल। बाबू ट्रेनिंग का नाम है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। लो प्यारे बच्चों सुनना बहुत आराम से, ट्रेनिंग का नाम है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। सुनना बेटा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं। दिस ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस। ये ट्रेनिंग बेटा एक्चुअल वर्क प्लेस से बहुत दूर कराई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो रियल वर्किंग एटमॉस्फेयर है ना, ठीक है ना, जो रियल वर्किंग एटमॉस्फेयर में आप टूल्स और मशीनरी हैंडल करने वाले हो बेटा, दे आर रियली वेरी सोफिस्टिकेटेड। आपकी एक मिस्टेक और ऑर्गेनाइजेशन को करोड़ों का चूना। जो मशीनरी है वो इतनी सोफिस्टिकेटेड है बेटा, आपने एक गलती करी 100 करोड़ के लॉस में ऑर्गेनाइजेशन चली जाएगी, इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है। तो ऐसे केसेस में कभी आपको एक्चुअल वर्क प्लेस पे नहीं कहा जा सकता आओ जी ट्रेनिंग कर लो। आपने कोई गलती कर दी, ट्रेनिंग पीरियड में सबसे गलतियां होती हैं बेटा, 100 करोड़ नहीं ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए फूकने लगी। इसलिए आपकी ट्रेनिंग बेटा वर्क प्लेस से बहुत दूर कराई जाती है। और आपको बता देता हूं, इससे हम बोलते हैं बेटा प्रोटोटाइप क्रिएट करना। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा, जो लोग कंप्यूटर साइंस से जुड़े हैं शायद उनको बताओ बेटा, प्रोटोटाइप का मतलब होता है बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जैसा आप एक्चुअल वर्क प्लेस पे देखने वाले हो। आप एक्चुअल वर्क प्लेस पे कोई एटमॉस्फेयर देखने वाले हो, ऐसा ही बेटा आप एटमॉस्फेयर कहाँ क्रिएट करते हो बेटा, आपकी ट्रेनिंग की जगह पर क्रिएट करते हो। आपको वही टूल्स वही इक्विपमेंट दिए जाते हैं बेटा आर्टिफिशियली, जो आपने रियल वर्क प्लेस पे हैंडल करने हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है बेटा ताकि आपको फैमिलियर किया जा सके। समझाने के लिए बोलता हूं बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर एक पायलट की ट्रेनिंग। एक इंसान पायलट बनना चाहता है, उसे थोड़ी कहेंगे अरे तू बैठ उड़ा जहाज, सारे मार देगा वो। सर कराई जा सकती है उसकी ट्रेनिंग एक्चुअल वर्क प्लेस पे, मानते हो ना ये बात, उसकी ट्रेनिंग कभी एक्चुअल वर्क प्लेस पे नहीं हो सकती, ठीक है ना बेटा। इसीलिए क्या किया जाता है, एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है। एक रूम में एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाया जाता है बेटा, उसको ऐसी सीट पे बिठाया जाता है, उसके पास सारा जैसा उसका इंजन उसको एक्चुअलिटी में दिखने वाला है वैसा क्रिएट किया गया। लेकिन सामने कोई जहाज नहीं है बेटा, कंप्यूटर स्क्रीन है। अगर वो इंजन प्रेस करता है आवाज आती है कि इंजन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना बेटा। अगर वो गेयर डालता है आवाज आती है कि गेयर डल गई, सामने लिखा आता है स्क्रीन पर गेयर डल गए। अगर वो फ्लाइंग के लिए गेयर लगा रहा है बेटा तो पता लगता है कि हाँ फ्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन वो एक्चुअलिटी में बेटा प्लेन नहीं है, उसको ट्रेन किया जा रहा है, उसको इस एटमॉस्फेयर के में ढाला जा रहा है बेटा, उसने रियल वर्क प्लेस पे यही चीजें देखनी। क्या चीज? हाँ अरे अब 9 तो डी तो खैर 15D तक हम पहुंच चुके हैं, हम तो बहुत आगे जा चुके हैं, ठीक है ना बेटा। बाबू आज की तारीख में ये ट्रेनिंग पायलट्स की ट्रेनिंग है, एस्ट्रोनट्स की ट्रेनिंग है, ठीक है ना। अब खुद सोचो बेटा, जो लोग स्पेस में जाते हैं, आपको तो अंदाजा नहीं होगा लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ, आपको पता है जब लोग स्पेस से वापस आते हैं तो उनके लिए एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर जो बेटा स्पेस में देख कर आए। अब कोई इंसान स्पेस में एक दिन के लिए तो जाता नहीं बेटा, इतना ट्रैवल करके जाता है, महीनों में आप स्पेस में पहुंचते हो तो बेटा कम से कम 6 महीने के लिए जाते हो कि आप अपनी रिसर्च पूरी कर सको बेटा, और 6 महीने के बाद वापसी आते हो। जब आप स्पेस पे जाते हो आपका वेट कितना होता है, 1/9 पता नहीं शायद 1/9, यानी कि अगर आप बेटा धरती पर अर्थ पर 54 के थे तो वहाँ 6 किलो के। शिवांशु तू और मैं गलत जगह पे है ना, वहीं ठीक थे हैं, हाँ तू भी गलत जगह पे है। तो बेटा स्पेस पे आपका वेट 1/9 पता नहीं 1/6 होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद 1/9 होता है, ठीक है। और बेटा आप सोचो जब आप वहां से आते हो, अगर सीधा आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर में डालते ना, ऑन द स्पॉट डेथ है, ऑन द स्पॉट। आपके लिए एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है, क्योंकि बेटा वहां क्या होता है, वहां सिर्फ आप उड़ रहे होते हो, सिर्फ उड़ रहे होते हो।
सीधा यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाओगे, वहां आपका वेट कुछ नहीं है, यहाँ आपका वेट बहुत है, सीधा डेथ होगी, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आपके लिए एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है, एक आर्टिफिशियल रूम बनाया जाता है, बिल्कुल स्पेस जैसा हो रहा। धीरे 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 बेटा रिलैक्सेशन की जाती है, और तब जाकर कहीं आप 1 महीने के बाद सही एटमॉस्फेयर में आने लायक हो जाते हो। 1 महीना लगता है यहाँ आने के बाद भी। तो बेटा ये हैं प्रोटोटाइप्स, बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जैसा आपने रियल वर्क प्लेस पे देखना होता है। ओके, अब एक बार वेस्टिब्यूल रीड करो, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग रीड करो, फिर मुझे बताओ। अभी पिछला जो भी रीड नहीं किया हमने, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सब रीड कर लो, बताओ ओके क्या बात। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।